सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत सही से चल रही है। तो जैसा कि आप लोगों ने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक लव स्टोरी जो कि थोड़ी सी इनकम्प्लीट रह गई है। एंड उसी इनकम्प्लीट लव स्टोरी के ऊपर से मैं आपको कारो 2020 के सारे क्लॉसेस याद करवा दूंगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट लव स्टोरी। तो अब बात ऐसी है कि कुछ सालों पहले मैं एक लड़के से बहुत ज्यादा प्यार करता था। अब वो लड़की कौन थी? तो वो लड़की का नाम था दीपू। सर, ये दीपू मतलब, अरे दीपिका अपनी। दीपिका तो सब लोग जानते ही होंगे, दीपिका कौन है। तो दीपिका से मैं बहुत ज्यादा प्यार करता था। मैंने ठान लिया था कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ दीपिका से करूंगा, दीपिका के अलावा किसी के साथ मैं शादी नहीं करूंगा। लेकिन 2018 में कुछ ऐसा हुआ कि दीपिका ने मेरे को छोड़कर किसी और से शादी कर ली। कोई रणवीर नाम का बंदा उसको उठा लेगा, अब आपको पता ही होगा। तो कुछ टाइम तक तो मैं इतना ज्यादा डिप्रेशन में रहा, कुछ टाइम तक तो मैं ऐसा बोल सकते हो कि पूरा का पूरा देवदास हो चुका था या कबीर सिंह हो चुका था। तो कबीर सिंह जब मैंने मूवी देखी, मेरे को लगा कि ये तो यार मेरी लाइफ पे से मूवी बनी हुई है। तो बहुत ज्यादा मैं कबीर सिंह, देवदास ऐसी चीजों से रिलेट कर पा रहा था उस टाइम पे। मेरी पूरी जिंदगी कोरी कोरी हो चुकी थी यार। मेरे को लगा था यार अभी तो दीपिका तो चली गई यार, लाइफ में कुछ रहा ही नहीं है। सारी जिंदगी मेरी बहुत कोरी कोरी हो चुकी थी। कोरी मतलब साव सूनी पड़ गई थी मेरी जिंदगी। तो अब मेरे को लगा अब क्या करूंगा मैं। तो बिल्कुल देवदास जैसी मेरी हालत हो चुकी थी। पूरा दिन रूम में पड़े रहना और बस पीता रहता था, वो सब हो चुका था। अब पीने के बाद तो क्या ही होश रहता है इंसान को। तो इसकी वजह से मैं मारा मारी करने लगा एंड बहुत सारी मारा मारी एंड गुंडागर्दी एंड ऑल करने लगा था। तो अब हुआ ऐसा कि जैसे ये मारा मारी एंड गुंडागर्दी मैंने चालू की, बहुत सारे केसेस मेरे ऊपर रजिस्टर हो गए थे कोर्ट में। लोगों ने बहुत सारी मेरे अगेंस्ट में एफआईआर फाइल की थी। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि कोर्ट ने मेरे को बुलाया एंड बहुत सारे स्टेचुटरी फाइन्स लगाए, बहुत सारी स्टेचुटरी पेनल्टीज लगाई मेरे ऊपर। तो उसी में बहुत ज्यादा टाइम चलता था। अब आपको पता ही होगा कि कोर्ट में एक बार केस चलेगा तो कितनी बार जाना पड़ेगा हमको, कितनी बार अटेंडेंस लेनी पड़ेगी। तो उसके चक्कर में क्या हुआ कि मेरा जो बिजनेस था, वो बिजनेस में मैं कुछ ध्यान नहीं दे पा रहा था। कोई मेरे को अगर परचेज का या सेल के लिए ऑर्डर देता था तो भी मैं ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहा था। तो मैं बिजनेस ट्रांजेक्शन में कुछ भी फोकस नहीं कर पा रहा था। एंड उसी बिजनेस ट्रांजेक्शन में मैं फोकस न करने पाने की वजह से मेरा पूरा का पूरा बिजनेस लॉस में चला गया। अब एक दिन मैं बैठा था और मैंने सोचा यार ये तो क्या मतलब, लड़के के चक्कर में पूरे बिजनेस भी अपना डाउन हो चुका है, अपने पास कुछ पैसे भी नहीं है और अपने पूरे सड़क पे आ गए, तो क्या करना है। तो मेरे को लगा यार कुछ तो करना पड़ेगा यार, ऐसे कुछ भी करे बिना तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि अपनी भी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। अपने वो तो चलो अभी मैरिड हो चुकी है, उसके भी बाल बच्चे हो गए कल जाके, बट अपना क्या। तो मेरे को लगा कि चलो फिर से एक बार बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने लोन लेने की सोची, लेकिन लोन में लूंगा किससे, बिकॉज पूरा बिजनेस ही मेरा डाउन हो चुका है, बैंक तो मेरे को लोन देगी नहीं। तो मैं गया कुछ मेरे रिलेटिव्स के पास कि भाई मेरे को प्लीज दया करके आप लोन दे दीजिए। मैं आपको लोन के ऊपर इंटरेस्ट भी दूंगा एंड कल जाके लोन भी आपको रीपेमेंट कर दूंगा, उसका मैं आपको अश्योरेंस देता हूँ। तो उसको कुछ कुछ रिलेटिव्स ने मेरे को लोन दिया, लाइक मेरी सिस्टर ने दिया मेरे को लोन। देन मेरे को फादर मदर ने ऑब्वियसली दिया ही होगा, सपोर्ट भी किया होगा। उसके अलावा और भी मौसा मौसी फूफा जी सबने मेरे को लोन दिया। तो अब हुआ ऐसा कि लोन से मैंने बिजनेस स्टार्ट तो कर दिया। अब वो लोन से बिजनेस जो मैंने स्टार्ट किया है वो बहुत सही से चला और अच्छे से ग्रो कर रहा था। एंड वो जो अच्छे से ग्रो कर रहा था, उसी के चक्कर में मैंने सोचा कि अभी एक आईपीओ ला देते हैं, अपने आईपीओ एफपीओ ला देते हैं एंड उसके थ्रू अपने मार्केट में लिस्टेड हो जाते हैं कंपनी। तो मैंने आईपीओ एफपीओ भी ला दिया एंड उसके थ्रू फंड रेस किया एंड मेरी कंपनी एक शेयर मार्केट में लिस्टेड करवा दी मैंने। तो चलो, लिस्टेड भी करवा दी। लेकिन फिर एक आया मनहूस घड़ी। वो मनहूस घड़ी में मेरे को पता चला कि किसी मेरे ही रिलेटिव ने मेरे ऊपर केस कर दिया है, फ्रॉड का केस। अब मैं सोचू यार, मैंने तो जिनसे लोन लिया है बहुत ट्रस्ट वर्दी लोग हैं, तो उनका मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट है, मेरा उनके ऊपर इतना ट्रस्ट है, तो किसने मेरे ऊपर केस कर दिया। तो मैंने नाम देखा तो नाम लिखा था कि जो भी जिसने भी फ्रॉड का केस किया है वो है निधि। अब मैं निधि के पास गया, यार तू तो मेरी सिस्टर है यार, ऐसा कैसे तूने मेरे पे केस कर दिया। यू आर माई सिस्टर है, यू नो यू आर माई रिलेटेड पार्टी। तो ये अपनी इंटरनल मैटर है, अपने अंदर अंदर समझ लेंगे। कोर्ट को कहाँ इसमें बीच में लाने की जरूरत है। वो बोले देख आज अपने बीच में कोई भी चीज होती है, कोई भी दिक्कत होती है, अपना सुलटा लेते हैं अंदर अंदर। बट चूंकि ये नॉन कैश बात नहीं है, ये कैश ट्रांजेक्शन वाली बात है, इसमें बहुत ज्यादा कैश इन्वॉल्व है। मैंने तेरे को इतना ज्यादा लोन दिया हुआ है और तूने जिस पर्पज से लोन लिया था उस पर्पज के लिए तूने इसको यूज नहीं किया है, तो मैं केस तो करूंगा ही। अब मैंने सोचा कि अब इसने केस तो कर दिया, अब इसको रीपे करने के लिए मेरे पास कुछ पैसा नहीं है। उसने बोला था कि तू अगर रीपे कर ले तो मैं केस तेरे से वापस ले लूंगी। अब रीपे करने के लिए मेरे पास कुछ पैसे था नहीं।
तो मैं गया एनबीएफसी के पास। मेरे को पता था बैंक मेरे को लोन देने वाले हैं नहीं, बिकॉज मेरी इतनी फिनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। तो मैं गया एक एनबीएफसी के पास जिसमें मेरी एक जान पहचान थी। अब एनबीएफसी वाला बंदा बोले कि भाई साहब हम तो खुद लॉस में चल रहे हैं, हम हमारे यहाँ पे खुद लॉस हो रहा है, हमारे यहाँ पे प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो हम आपकी जो भी क्रेडिट ही नहीं है तो हम आपको कैसे कुछ भी लोन या कुछ भी पैसे दे दे। मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की लेकिन उन्होंने मेरे को पैसे नहीं दिए। उन्होंने बोला देखो अभी हम आपको पैसे देंगे तो हमारा जो भी ऑडिटर है वो हमारा रिपोर्ट क्वालिफाई कर देगा, बिकॉज ऐसी आपकी कोई क्रेडिटेबिलिटी है नहीं कि जिसके ऊपर हम आपको पैसे दे। तो उसने भी मेरे को लोन नहीं दिया। उसने बोला कि ऑडिटर तो चलो रीजन करेगा लेकिन आपकी मतलब जो लायबिलिटी है वो हम मीट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपकी कुछ क्रेडिटेबिलिटी भी नहीं है वो। तो फिर मैं अभी बहुत सैड हो चुका था। मैंने सोचा यार अब तो कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा था। तो एक फाइनल रास्ता मेरे को सूझा कि अभी तो बस अभी भगवान ही है, जो अब खुदा बोलो या भगवान बोलो या अल्लाह बोलो या जो भी आप बोलो, अब बस वही एक चीज़ है, मतलब वही एक है जो मेरे को बचा सकते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अभी धर्म कर्म का कुछ करने लगते हैं। तो फिर मैं करने लगा सीएसआर एक्टिविटीज़, बहुत सारी एनजीओ में चला गया, बहुत सारी सीएसआर करने लगा। तो इसके बाद मेरी लाइफ सही से चलने लगी एंड उसके बाद मेरे पास कुछ ऐसा पैसे भी आ गया कि मैंने उसको रिपे कर दिया। बट ये जो भी इंसिडेंट हुआ मेरी लाइफ से, मैं एक चीज सीख गया कि कुछ भी हो जाए लड़की के पीछे इतना पागल भी नहीं हो जाने का कि मेरी अपनी खुद की पूरी लाइफ ही रूइन हो जाए। तो ये बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था जो मैं इस स्टोरी से सीखा हूँ। तो अब आपने ये स्टोरी सुन ली होगी, तो अभी मैं आपको सारे के सारे पॉइंट रिकनेक्ट करवाता हूँ। एंड अगर आपको अभी भी ये स्टोरी सही से नहीं पता चली है तो एक बार फिर से ये पूरा बैक करके आप स्टोरी सुन लीजिए, क्योंकि ये स्टोरी के ऊपर से मैंने कुछ 21 पॉइंट है कारो 2020 में, जिसमें से 16 से 17 पॉइंट आपको कनेक्ट हो जाएंगे। बाकी के 3-4 पॉइंट मैं आपको अलग से कनेक्ट करवा दूंगा। सो पहले मेरी लाइफ में एक लड़की थी। कौन थी? तो क्या दीपू थी। अब दीपिका का जो आपका बर्थडे ना पता था मैं बता दूं, उसका जो बर्थडे है वो 5 जनवरी है। तो अपने दीपिका को 5 जनवरी बर्थडे है तो उसके बर्थडे से ही स्टार्ट करते हैं, यानी कि 5 से ही स्टार्ट करते हैं। तो दीपू मतलब क्या है? तो क्या डिपॉजिट। तो जो भी 5th पॉइंट है, तो जो भी 5th पॉइंट है, एज यू कैन सी 5th पॉइंट इज ऑफ डिपॉजिट्स। तो चलो 5th पॉइंट डिपॉजिट से आ गया। देन उसने दूसरे से शादी कर दी। मेरी पूरी जिंदगी मैंने बताया आपको कोरी कोरी हो चुकी थी ना। कोरी से क्या आता है? तो कोरी से आता है कॉस्ट रिकॉर्ड्स, यानी कि CORE ना। कोरी से आता है कॉस्ट रिकॉर्ड्स। उसके बाद मैंने बहुत सारे क्राइम किए, गुंडागर्दी की, मेरे पर FIR फाइल हुआ है। तो कोर्ट ने मेरे पर डाला स्टैट्यूटरी पेनल्टी, स्टैट्यूटरी ड्यूज। तो उससे अपने ले लेते हैं 7 पॉइंट, यानी कि स्टैट्यूटरी ड्यूज है। अभी जैसे कि मैं कोर्ट के चक्कर काटने लगा, बहुत सारे मेरा टाइम बर्बाद होने लगा, तो मैं कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं कर पा रहा था। मैंने आपको बता दिया। तो उसके ऊपर से आ गया एक अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन, जो कि नेक्स्ट पॉइंट है। तो अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन उसके ऊपर से आप याद रख सकते हो। अब फिर मैंने एक दिन बैठा था, सोचा था कि मेरे को बिजनेस में स्टार्ट करना है, ऐसे किसी लड़की के पीछे मेरे को पूरी अपनी लाइफ रूइन नहीं करनी है। तो इसकी वजह से मैंने रिलेटिव से क्या लिया था? रिलेटिव से मैंने लिया था लोन। तो आ गया लोन टेकन कि जो मैंने रिलेटिव से लिया था। उसके बाद कुछ मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हुई, मेरी कंपनी ने ग्रो किया, तो मैंने लॉन्च किया एक IPO। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है IPO FPO। लेकिन IPO के मैंने लॉन्च किया, उसके बाद क्या हुआ मैंने आपको बताया था। उसके बाद तुरंत ही बाद ही मेरे ऊपर एक केस और फाइल हो गया, जो कि था फ्रॉड का केस, जो मैंने आपको बताया था निधि ने फाइल किया था, जो कि मेरी सिस्टर है। तो IPO मैंने लॉन्च तो कर दिया, लेकिन उसके बाद तुरंत ही मेरे पे फ्रॉड का केस दर्ज हो चुका है। एंड अब वो फ्रॉड का केस दर्ज भी किसने किया है? तो किसी और ने नहीं, मेरे अपनों ने है। मतलब मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। बस बिल्कुल वही सीन हुआ मेरे साथ। एंड वो जो निधि थी, वो निधि ने मेरे ऊपर केस फाइल कर दिया। बट वो जो निधि थी वो कौन थी मेरी? तो क्या वो मेरी सिस्टर थी, यानी कि वो मेरी रिलेटेड पार्टी थी। तो मैंने उसको बोला देख भाई अपनी रिलेटेड पार्टी है तो अपने मैटर इंटरनली सॉल्व कर देते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट भी वही से आ गया कि इंटरनल ऑडिट का पॉइंट ले लो, इंटरनल अपने सॉल्व कर देते हैं। तो इंटरनल ऑडिट आ गया। अब उसने क्या बताया कि देख अभी नॉन कैश ट्रांजैक्शन होता है तो अपने समझ लेते हैं, बट ये चूंकि ये कैश का ट्रांजैक्शन है, इसमें बहुत सारी अमाउंट इन्वॉल्व है, तो फिर ये अपने अंदर नहीं सॉल्व कर सकेंगे। आइदर तो मेरे को रिपेमेंट कर दे, आइदर फिर कोर्ट में डिसाइड करूंगा। तो नॉन कैश ट्रांजैक्शन आ गया कि नॉन कैश ट्रांजैक्शन नहीं था, इसलिए उसने केस अपना वापस नहीं लिया ना। उसके बाद मैं कहाँ गया? मैं NBFC के पास गया लोन लेने के लिए। तो NBFC आ गया नेक्स्ट पॉइंट। एंड NBFC ने बोला कि देखो भाई हम खुद लॉस में चल रहे हैं तो हम आपको पेमेंट नहीं कर सकते। तो आ गया कैश लॉसेस। उसने बोला, NBFC ने क्या बोला था कि देखो हम आपको पेमेंट कर भी देंगे, लेकिन हमने आपको पेमेंट किया तो हमारा ऑडिटर हमारा रिपोर्ट क्वालिफाई कर देगा, जो भी स्टैट्यूटरी ऑडिटर होगा। एंड हम खुद भी इवन स्टैट्यूटरी ऑडिटर तो चलो बाद में आएगा, बट हम खुद भी आपकी जो भी लायबिलिटी है वो मीट नहीं कर पाएंगे। तो वही 2 पॉइंट है कि एक है रेजिग्नेशन बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर
एंड दूसरा है कैपेबल ऑफ मीटिंग लायबिलिटी। तो ये 2 पॉइंट भी आ गए, चलो ठीक है सर। और नेक्स्ट मैंने क्या बताया कि अभी तो मेरे पास कोई भी चारा दिख नहीं रहा था, तो इसी के वजह से मैं करने लगा धर्म कर्म करने लगा, मैं CSR एक्टिविटी करने लगा, जिसकी वजह से क्या है मेरा थोड़ा पुण्य बढ़ा है और मेरे को ये सब दिक्कत में से मैं बाहर आ जाऊँ। तो नेक्स्ट पॉइंट भी यही है कि जो एक CSR के रिलेटेड पॉइंट है, एंड ये जो 21वां पॉइंट है वो आप खुद से याद रख सकते हो, एक ही पॉइंट आपको याद करना है। तो इसके ये स्टोरी के ऊपर से आप पूरी की पूरी कारों के 2020 के क्लॉजेज याद रख सकते हो। अब हमने स्टार्ट किया था 5th क्लॉज से। नाउ पहले चार क्लॉजेज क्या है? तो फर्स्ट क्लॉज है फिक्स असेट का, यानी कि जो बैलेंस अपना जो भी स्कूल में बनाते थे वो टी वाला बैलेंस शीट बनाते थे, वो अपने वर्टिकल वाला नहीं, हॉरिजॉन्टल जो बैलेंस शीट बनाते थे। तो हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट में सबसे ऊपर क्या आता था? असेट में फिक्स असेट्स आता था। तो फर्स्ट पॉइंट फिक्स असेट ले लेते हैं। देन फिक्स असेट के बाद आता था करंट असेट। तो यानी कि करंट असेट में आप इन्वेंट्री ले लो, फर्स्ट पॉइंट आ गया फिक्स असेट वाला। सेकंड पॉइंट ले लो इन्वेंट्री वाला। अब फिक्स असेट और इन्वेंट्री जो भी है तो एज ए कंपनी हमारे लिए तो इन्वेस्टमेंट ही है, उसमें हमने इन्वेस्टमेंट किया, तो उसी के ऊपर थर्ड पॉइंट हम ले लेते हैं इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट आ गया, लोन एडवांसेस, गारंटी, सिक्योरिटी, ये चारों का कंबाइंड पॉइंट है। एंड जैसे लोन एडवांसेस एंड गारंटी आ गई तो उसी के ऊपर से एक और चौथा पॉइंट आ गया सेक्शन 185 एंड 186 के, जो रिलेटेड टू लोन एडवांसेस, गारंटी, सिक्योरिटी उसका है। तो इसके ऊपर से आपको मैंने कारड 2020 के सारे 21 क्लॉज याद करवा दिया है। आप ये वीडियो एक बार, 2 बार, 3 बार देख लोगे, आप लंच करते हो तब देख लो, डिनर करते हो तब देख लो, तो आपको ये 21 से 21 क्लॉज सही से याद रह जाएंगे। एंड एग्जाम में आपको अगर क्वेश्चन आया तो क्लॉज नंबर के साथ आप ये लिख पाओगे एग्जाम में। सो आई होप ये आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी एंड आपको याद भी रह गई होगी एंड एग्जाम में आपको हेल्पफुल रहेगी ये स्टोरी। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड ये स्टोरी आप याद करके जाना, आपको एग्जाम में किसी भी क्लॉज में दिक्कत नहीं आएगी।